हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम CGPSC एशिया रेंजर के अंतर्गत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है तथा यह जो केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है वह सिलेबस वाइज है। अर्थात यह CGPSC एशिया रेंजर में जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग यह टेस्ट सीरीज बनाया गया है। अतः यह वीडियो आप लोग पूरी देखें तथा वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक होता है। तो बहुलक क्या होते हैं? जो विभिन्न प्रकार के एकलक से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और जो बहुलक होते हैं दो प्रकार से होते हैं मुख्यतः, एक प्राकृतिक बहुलक और दूसरा संश्लेषित बहुलक, ठीक है। जो प्राकृतिक बहुलक होता है वह बहुलक पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे जंतु से प्राप्त होते हैं, तथा संश्लेषित बहुलक को मानव द्वारा बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टार्च जो होता है वह एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। बाकी पॉलीथीन, नायलॉन और पॉलिएस्टर ये तीनों संश्लेषित बहुलक होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्यूना एस किसका बहुलक है। ब्यूना एस एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है जो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन एकलक मिलकर के ब्यूनाइस बहुलक का निर्माण करते हैं। इसमें जो ब्यूटाडाइन होता है वह ब्यूटाडाइन का 75% भाग और स्टाइरिन का 25% भाग मिलकर के ब्यूनाइस का निर्माण करते हैं, अर्थात 3:1 में यहाँ ब्यूनाइस का निर्माण करते हैं, ठीक। अगला है, ब्यूना एस में ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन एकलक का अनुपात होता है। तो पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इन दोनों में 3:1 में होता है, अर्थात आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न में से कौन सा बहुलक नहीं है, बोल रहे हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन और बर्फ। तो हम जानते हैं कि जो स्टार्च, सेल्यूलोज और प्रोटीन होते हैं ये तीनों क्या होते हैं? प्राकृतिक बहुलक होते हैं, ठीक है। और जो बर्फ होता है वह एक प्रकार का ठोस है और यह यह एक बहुलक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक नहीं है। स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन और PVC। तो ये तीनों क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो जो PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है, ठीक है, जिसको वाइनिल क्लोराइड के एकलक से मिलकर के बनाए जाते हैं। वाइनिल क्लोराइड का जब CH2 बराबर CHCl, यह वाइनिल क्लोराइड है, जब इसका बहुलीकरण करते हैं तो PVC का निर्माण होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, स्वतः होने वाले प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है। यह डेल्टा जी होगा। स्वतः होने वाले प्रक्रम के लिए जो डेल्टा जी का मान होता है वह होता है ऋणात्मक, ठीक है। नेगेटिव होना चाहिए डेल्टा जी का मान, तथा जो डेल्टा एस है वह पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? स्वतः होने वाले प्रक्रम के लिए। अगला है, लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना एक मंद एवं रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। लोहे पर जंग कैसी लगती है? जब लोहा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा जल से क्रिया करता है, ठीक है। और जो लोहे में जंग लगने का फार्मूला होता है वह होता है Fe2O3H2O, ठीक है। इसका फार्मूला होता है किसका? लोहे पर जंग लगने का फार्मूला होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, किसी तत्व के आकार बढ़ने के साथ उसके आयनन ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब किसी तत्व का आकार बढ़ता है तो उसकी आयनन ऊर्जा घट जाती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक आवर्त सारणी में इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, ठीक है। परमाणु का आकार घटता है जिससे आयनन ऊर्जा होता है वह बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है लेकिन जो आयनन ऊर्जा होती है वह घटती है, ठीक है। अगला है,
धावन सोडे में जल के कितने अणु चिपके रहते हैं? धावन सोडा जो सोडियम का अयस्क होता है या फिर सोडियम का एक प्रकार का खनिज होता है। तो जो धावन सोडा है उसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो धावन सोडा है उसमें जल के 10 अणु चिपके रहते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जल, बर्फ और गैस के एंट्रॉपी का बढ़ता हुआ क्रम है। तो हम एंट्रॉपी जो होता है वह पदार्थ की अव्यवस्था की माप होती है, मतलब किसी तत्व में जितने अव्यवस्थित कण रहेंगे वह उसकी एंट्रॉपी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम जानते हैं कि जो गैस होता है इसमें गैस के जो कण होते हैं ज़्यादा बिखरे रहते हैं, अतः इसकी एंट्रॉपी अधिक, फिर जल की, फिर ठोस की। इस प्रकार से एंट्रॉपी का बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 6 सी, इसमें गैस, फिर जल, फिर बर्फ। ठीक है, अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से गैस में एंट्रॉपी सबसे अधिक, फिर जल में, फिर बर्फ में जो एक ठोस है। ठीक है, इसमें इस प्रकार की एंट्रॉपी का क्रम बढ़ता जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, H2PO4 माइनस का संयुग्मी क्षार है। संयुग्मी क्षार क्या होता है? जब किसी संयुग्मी क्षार ज्ञात करने कैसे करते हैं, जो पदार्थ दिया है उसमें से एक हाइड्रोजन आयन को माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसमें जब एक हाइड्रोजन आयन को माइनस कर देंगे तो यह बन जाएगा HOPO4 2 माइनस आयन। ठीक है, अर्थात इसका संयुग्मी क्षार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है NH2 माइनस आयन का संयुग्मी अम्ल क्या होता है? तो संयुग्मी अम्ल ज्ञात करने के लिए क्या पड़ता है, उसमें एक हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जब इसमें हम एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा वह NH3। ठीक है, NH2 माइनस आयन बन जाएगा NH3, अतः इसका संयुग्मी अम्ल क्या हो जाएगा NH3, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है चिली साल्टपीटर है। तो चिली साल्टपीटर जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaNO3, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे अधिक होती है बोल रहा है। तो ऑप्शन दिया है फ्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी नियान। तो इसको जो विद्युत ऋणात्मकता है उसकी याद करने की ट्रिक है फोन कलीबर। ठीक है, इसमें इस ट्रिक के द्वारा हम सबसे अधिक ऋणात्मकता का क्रम जान सकते हैं, विद्युत ऋणात्मकता की क्रम जान सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है फ्लोरीन, अतः फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। इसकी 3.9 लगभग इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन जिसकी 3.5 के करीब विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक, अगला दिया है कौन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए दिया है एस ब्लॉक के तत्व, बी ब्लॉक के तत्व, सी डी ब्लॉक के तत्व या फिर डी दिया है एफ ब्लॉक के तत्व। तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है वह है ऑप्शन नंबर सी डी ब्लॉक के तत्व। क्यों करता है? तो यह N-1 डी कक्षक से तथा NS कक्षक से दोनों से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, कौन? डी ब्लॉक के तत्व, इसी कारण ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए H का मान होगा, सॉरी ये डेल्टा H है, डेल्टा H का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है,
वह होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अतः इसके लिए जो डेल्टा एच होता है उसका मान होना चाहिए धनात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्योंकि उसमें ऊष्मा का शोषण होता है, अवशोषण हो रहा है। ठीक है, इस कारण इसका डेल्टा एच का मान होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 17, एंथैल्पी एच बराबर होता है। हम जानते हैं कि जो एंथैल्पी एच होता है वह होता है आंतरिक ऊर्जा ई तथा पी वी के बराबर होता है। ठीक है, एच बराबर होता है ई प्लस पी वी। ठीक है, अर्थात ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो आंतरिक ऊर्जा और पी वी के बराबर होता है। कौन? एंथैल्पी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, अभिक्रिया 2C+O2 जब मिलकर बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसमें डेल्टा एच का मान होता है -220 किलो जूल। ठीक है, तो यह क्या है बोल रहा है, तो यह कार्बन की दहन ऊष्मा 110 किलो जूल है। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। सी, अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यकता नहीं है। या फिर डी, सभी कथन सत्य है। तो इसमें सबसे सही कथन हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यह जो उपयुक्त अभिक्रिया है यह एक ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें जो डेल्टा एच का मान है वह क्या है? निगेटिव है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? डेल्टा एच का मान निगेटिव होता है, तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो डेल्टा एच होता है उसका मान होता है पॉजिटिव। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक एंट्रॉपी किसकी है? तो हम जानते हैं कि जो गैस होती है उसकी एंट्रॉपी सबसे अधिक, फिर द्रव की, फिर ठोस की। तो ऑप्शन में दिया है हाइड्रोजन, बी जल, सी ग्रेफाइट तथा डी पारा। तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होती है वह गैस होती है, अतः इसकी एंट्रॉपी होगी सबसे अधिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब एक ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो एंट्रॉपी होती है। तो यह होगी, जब एक ठोस द्रव में परिवर्तित होती है तो एंट्रॉपी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो द्रव होता है उसमें एंट्रॉपी ठोस के मुकाबले अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।